हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पिछले 3 वीडियोस में हमने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट को समझा है और डिफरेंट फॉर्मूले डिस्कस किए हैं कि कहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वो 3 वीडियोस ज़रूर देख लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स कैन बी मेड। तो आपको ये पता करना है कि कितने नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हो 3 डिजिट। तो आपको पता है कि ऑलरेडी रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो हमारे पास केवल 3 ऑप्शंस हैं 1, 2, 3। तो इसका मतलब मुझे 5 में से 3 डिजिट्स को अरेंज करना है, तो दैट इज 5p3। आप 5p3 डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, परम्यूटेशन लगेगा। और 5p3 आप लिख सकते हो 5p3 इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 minus 3। So this will be equal to factorial 5 by factorial 5 minus 3, यानी कि 5 into 4 into 3 divided by into factorial 2 भी लिख सकते हो आप चाहो तो, divided by 5 minus 3 factorial, that is factorial 2। तो ये factorial 2 कैंसिल हो जाएगा। 5 into 4 20 into 3 that is 60। तो आपको कितने नंबर्स मिलेंगे ऐसे, you will get 60 numbers। The second question is, in how many ways 7 pictures can be hanged on 9 pegs। तो 9 pegs पे आपको 7 पिक्चर्स को अरेंज करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी अरेंजमेंट ही यूज करेंगे हम। तो हमारे पास 9 pegs के ऑप्शन है और मुझे उन पे 7 पिक्स को अरेंज करना है। तो ऑप्शन मेरे पास 9 ऑप्शन हैं 7 पिक्स को अरेंज करने के लिए, तो दैट इज 9p7। सो यू कैन से दैट इज फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 9 माइनस 7। तो दैट विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल 9 आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 चाहो तो आप लिख सकते हो इसको, डिवाइडेड बाय, इसको आप डिवाइड कर लोगे किससे, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। 9 माइनस 7 होता है फैक्टोरियल 2। सो आपको यहाँ से मिलेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो दिस इज इक्वल टू 181440। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, 10 buses are plying between 2 places A and B. In how many ways a person can travel from A to B and come back? तो एक आदमी को A से B तक जाना है और वापस आना है, तो वो कितने तरीके से जा सकता है या आ सकता है। तो सबसे पहले वो A से B तक कितने तरीके से जा सकता है, तो क्योंकि 10 बसेस हैं तो वो 10 तरीके से डिफरेंट बसेस से ट्रेवल कर सकता है। और वापस कितने तरीके से आ सकता है, वापस भी वो 10 तरीके से आ सकता है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, दैट इज 10 इंटू 10 दैट इज 100। तो कितने तरीके से आया जा सकता है, दैट इज 100। 10 इंटू 10 आपका आंसर हो जाएगा। तो काफी सिंपल है कि 10 तरीके से हो जाएगा और 10 तरीके से वापस आएगा, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, There are 10 points on a circle. By joining them, how many chords can be drawn? तो देखिए इस चीज को समझने के लिए मैं आपको समझा देता हूं। देखिए हमारे पास अगर एक सर्कल है तो ये कह रहा है कि सर्कल पे हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। आप कितने कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कॉर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, यानी कि कॉर्ड्स को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने की जरूरत होती है। इसका मतलब अगर मेरे पास 10 पॉइंट्स हैं तो मुझे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक कॉर्ड बनानी है। इसका मतलब मुझे 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। और ध्यान रखिए यहाँ पे परम्यूटेशन नहीं लगेगा। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो अगर आप ए या बी को ज्वाइन करोगे, ए एंड बी को ज्वाइन करोगे तो एक कॉर्ड बनेगा, और बी एंड ए को जो ज्वाइन करोगे तो भी सेम ही पॉइंट होगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे। यहाँ पे अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर देता हूं तो उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक कॉर्ड बन जाएगी। तो इसका मतलब कॉर्ड्स उतनी ही बनेंगी जितने मैं तरीके से पॉइंट्स को सेलेक्ट करता हूं। और आपको पता है 10 पॉइंट्स में से मुझे 2 पॉइंट सेलेक्ट करने, तो कितने तरीके से कर सकता हूं, दैट इज 10c2। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, द आंसर इज 10c2। तो आंसर आपको पता है 10c2 इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 2। एनसीआर का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है कि एनसीआर इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो इसको आप लिख सकते हो
दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10, तो फैक्टोरियल 10 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय, इसको आप डिवाइड कर लोगे फैक्टोरियल 2 इंटू 10 माइनस 2 होता है फैक्टोरियल 8, तो फैक्टोरियल 8 से यहाँ पे फैक्टोरियल 8 आप कैंसिल कर दोगे और आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से आप फैक्टोरियल 2 आपको ऑलरेडी पता है दिस इज 2, तो यहाँ पे 2 से आप 10 को भी कैंसिल कर लोगे तो ये बच जाएगा 5, तो 9 इंटू 5 बचा आपके पास, दैट इज 45। तो इसका मतलब इन 10 पॉइंट्स की हेल्प से आप 45 कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, there are 10 non-collinear points in a plane. By joining them, how many triangles can be made? तो देखिए ट्राइंगल्स अगेन 10 नॉन कोलिनियर हैं। ध्यान रखिए नॉन कोलिनियर का मतलब जो सेम लाइन पे नहीं होती हैं। अगर मुझे एक ट्राइंगल बनाना है तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इन 3 पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। और 10 के 10 पॉइंट्स जो हैं वो नॉन कोलिनियर है, मतलब कोई भी 3 पॉइंट सेम लाइन पे नहीं आते हैं। तो अगर ये नॉन कोलिनियर हैं तो आपको पता है क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो सेम लाइन पे अगर 3 पॉइंट्स होंगे तो उनको ज्वाइन करके एक ट्राइंगल नहीं बनता है, उनको ज्वाइन करके एक लाइन बनती है। तो यहाँ पे अगर मैं ज्वाइन करता हूँ 3 पॉइंट्स को तो मुझे एक ट्राइंगल मिलेगा। तो इसका मतलब अगर मुझे 10 पॉइंट्स की हेल्प से एक ट्राइंगल बनाना है, मींस 10 पॉइंट्स में अगर मुझे एक ट्राइंगल बनाना है तो ट्राइंगल के लिए मुझे चाहिए 3 पॉइंट्स। तो जितने तरीके से मैं 10 में से 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट करता हूं उतने ही मुझे ट्राइंगल्स भी मिलेंगे। तो ट्राइंगल्स कितने मिलेंगे, दैट इज 10C3। तो ध्यान रखें यहाँ पे 10C3 इज योर आंसर। सो अगेन 10C3 इक्वल टू फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 3। तो ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो फैक्टोरियल 10 की वैल्यू आप लिख सकते हो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि डिनोमिनेटर में भी फैक्टोरियल 7 आने वाला है। और फैक्टोरियल 3 आपको पता है 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6 इंटू आप 10 माइनस 3 फैक्टोरियल को आप फैक्टोरियल 7 लिख सकते हो। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल आप कैंसिल कर सकते हो। देन आपको पता है 6 से आप कैंसिल कर सकते हो 4, 2 से कैंसिल करोगे तो ये 2 3 6 एंड 2 4 8, तो यहाँ से 3 से 3 3 9। तो आपको पता है 3 इंटू 4 दैट इज 12 इंटू 10 दैट इज 120। तो आप कितने ट्राइंगल्स बना सकते हो, आप बना सकते हो 120 ट्राइंगल्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 8 इक्वल टू x बाई फैक्टोरियल 9। तो आपको पता करनी है द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो 1 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 को एक काम करते हैं, हम लिखते हैं 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ओके, ये लिख सकते हैं हम इक्वल टू x बाय, हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 को 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। और एक काम करते हैं यहाँ पे 1 बाय फैक्टोरियल 6 आप कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस 1 बाय 8 इंटू 7 होता है हमारे पास 56 इज इक्वल टू x बाय, ध्यान रखिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो आप चाहो तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 को दोनों तरफ कैंसिल कर लोगे। आपको ध्यान रखनी है कि आपको वैल्यू x की पता करनी है। तो अब आपको पता है 56 प्लस 1 दैट इज 57 बाय 56 राइट इज इक्वल टू x बाय 9 इंटू 8 इंटू 7। तो 8 इंटू 7 इक्वल टू 56। तो 56 से आप 56 को ऐसे ही कैंसिल कर लोगे तो x इक्वल टू हमारे पास आ रहा है x इक्वल टू 57 इंटू 9। सो 57 इंटू 9 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सो दैट इज इक्वल टू 513। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लेना है और बाकी कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इफ np4 इज टू np2 इज इक्वल टू 12। तो आपको n की वैल्यू पता करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। तो np4 आपको रेशियो दिया हुआ है np4 डिवाइडेड बाय np2, ये जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू np4 बाय np2 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 12। तो आपको पता करनी है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे np4 जो फैक्टोरियल, आपको पता है np4 की वैल्यू क्या होती है दैट इज फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय
फैक्टोरियल n-4 अपॉन ये डिवाइड कर लोगे आप किससे, डिवाइडेड बाय, आपको ऑलरेडी पता है np2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n-2, तो उसकी वैल्यू भी हम लिख लेते हैं फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n-2, और ये जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 12। तो ये इसने आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्टोरियल n से आप फैक्टोरियल n कैंसिल कर सकते हो, और आपको जो यहाँ से मिलेगा दैट इज ये फैक्टोरियल n-2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा फैक्टोरियल n-2 बाई फैक्टोरियल n-4 इक्वल टू 12। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं n-2 फैक्टोरियल बाय n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई, और अब मेरा काम क्या है, अब मैं फैक्टोरियल n-2 को एक्सपेंड कर देता हूँ कहाँ तक, n-4 से। तो आपको पता है एक्सपेंशन में अगर मैं करते जाऊँ तो ये हो जाएगा n-2 इंटू n-3 इंटू फैक्टोरियल n-4। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n-2 इंटू n-3 इंटू फैक्टोरियल n-4। तो n-4 का ये फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं फैक्टोरियल n-4। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि आपको कैंसलेशन करना है ताकि आपके पास जो एक्सप्रेशन हो वो थोड़ा सिंपलीफाई हो सके। तो देखिए n-4 से आपने n-4 को कैंसिल कर दिया, अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा n-2 इंटू n-3। तो इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ दैट इज n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 12, और 12 को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो आपको मिल रहा है n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और अब इस एक्सप्रेशन को आपको फैक्टराइज करना है, तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो इजीली। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 6n प्लस n माइनस 6। तो इसका ध्यान रखेंगे आप, इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, तो n इंटू ये हो जाएगा n-6 राइट, प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए, जो हो जाएगा n-6। और आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगी, और दो वैल्यूज तो आनी ही है, n-6 इंटू n-1, तो इक्वल टू आपको मिल रहा है 0। तो यहाँ पे ऊपर भी आप 0 रख सकते हो, इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हो n-6 इंटू n+1 होगा, यहाँ पे ध्यान रखिए। तो n इक्वल टू आपके पास आ रहा है 6, और यू कैन से n इक्वल टू -1। और आपको ऑलरेडी पता है कि n कैन नॉट बी इक्वल टू -1, n-1 नहीं हो सकता, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू हो जाएगी 6। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ये भी टफ क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड यूजिंग द वॉवल्स, ऑल द वॉवल्स एट अ टाइम। तो सारे वॉवल्स हमको यूज करने हैं एक साथ, तो कितने आप वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो, चाहे उनका मीनिंग हो या नहीं हो। तो सबसे पहले आपको वॉवल्स पता होने चाहिए। वॉवल्स कितने होते हैं हमारे पास, 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। और अगर आपको इनसे कोई वर्ड बनाना है, देखिए ये कह रहा है कि 5 के 5 को एक साथ यूज करना है, और अगर आपको कोई वर्ड बनाना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आपको किसी लेटर को यूज करके, डिफरेंट लेटर्स को यूज करके वर्ड बनाना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, परम्यूटेशन। तो 5 हमारे पास लेटर्स हैं, तो कितने वॉवल्स, तो कितने इनसे वर्ड्स बन सकते हैं, दैट इज फैक्टोरियल 5। ध्यान रखिए, आप लिख लेना एग्जाम में कि द डिफरेंट वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 5 वॉवल्स दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5। उतना ही फैक्टोरियल हो जाएगा, अगर 10 लेटर्स होते तो फैक्टोरियल 10 हो जाता, डिफरेंट लेटर्स अगर होते तो फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू होती है दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो आप इजिली मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 इंटू 2 दैट इज 120। तो आंसर इज 120। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग 1 2 3 4 5 हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 कैन बी मेड। तो देखिए रिपीटिशन ये कह रहा है अलाउड नहीं है, तो कितने आप नंबर्स बना सकते हो, और नंबर्स क्या होने चाहिए, सारे 10,000 से बड़े होने चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर इन पांचों को आप एक साथ यूज करोगे, राइट, क्योंकि 1 2 3 4 5 तो 5 डिजिट नंबर ही होना चाहिए वो, तो 5 डिजिट नंबर होगा तभी वो 10,000 से बड़ा हो सकता है। तो इन पांचों को आपको एक साथ यूज करना पड़ेगा, और आपको ऑलरेडी पता है किसी भी नंबर को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। तो अगेन इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, पांचों को एक एक बार आप यूज करोगे तो कितने तरीके से यूज कर सकते हो, दैट इज फैक्टोरियल 5, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अभी हमने डिस्कस भी किया था, दैट इज इक्वल टू 120। तो काफी इजी ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इफ
NC12 इक्वल टू NC13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 25CN। तो सबसे पहले उसके लिए आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए। और याद होगा आपको, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर NCP इज इक्वल टू NCQ होता है तो P प्लस Q इज इक्वल टू N होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। तो 12 और 13 का सम, इसका मतलब क्या होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 प्लस 13। तो n इक्वल टू P प्लस Q यानी कि 12 प्लस 13 दैट इज इक्वल टू 25। तो n इक्वल टू 25 हो जाएगा। और आपको पूछ रहा है 25CN यानी कि 25C25, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 25C25 की वैल्यू होती है 1। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था आपके पास। अगेन ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिए, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको पहले पिछले 3 लेक्चर्स देखना जरूरी है ताकि आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज कैन बी चूजन फ्रॉम 7 बॉयज टू मेक अ कमिटी। तो देखिए यहाँ पे चूज करना है, यानी कि यहाँ पे सिलेक्शन करना है हमको, यहाँ पे परम्यूटेशन नहीं करना है, यहाँ पे अरेंज नहीं करना है। तो 7 में से आप 4 लोग को सेलेक्ट करोगे तो कितने तरीके से कर सकते हो, दैट इज 7C4। तो आंसर इज 7C4। तो नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7C4। तो दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय आप कह सकते हो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 को आप ऐसे ही लिख लेते हैं, एंड फैक्टोरियल 7 माइनस 4 दैट इज फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। तो फैक्टोरियल 4 से आप फैक्टोरियल 4 कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे, और 6 से आप 6 कैंसिल कर सकते हो। तो आंसर इज 7 इंटू 5। तो आंसर आ रहा है आपका 35। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने किसको पहले लिया है, अरेंजमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल। तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था, पिछले लेक्चर्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी आपके पास वर्ड फॉर्म करने वाला कोई क्वेश्चन आता है तो स्कूल में आप देखिए कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। सो द आंसर इज फैक्टोरियल 6। लेकिन एक नंबर जो है, या आप कह सकते हो एक लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है, दैट इज ओ अगर रिपीट हो रहा है तो जितनी बार वो रिपीट होता है उस फैक्टोरियल से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 2 बार ओ आ रहा है तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 यानी कि 2, तो दैट इज 360। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आप आराम से कैलकुलेट करके आंसर लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज्ड सो दैट आई इज ऑलवेज नेक्स्ट टू एल। आई हमेशा एल के बाद अगर आएगा तो आप कितने लेटर्स ऐसे बना सकते हो। तो ये कह रहा है कि आई हमेशा अगर एल के बाद आना चाहिए, तो इसका मतलब ये एल और आई हमेशा एक साथ आएंगे। और कभी ऐसा होता है कि कोई भी अगर जो लेटर्स हैं या कोई भी वर्ड्स हैं वो अगर एक साथ आते हैं, नंबर्स में भी ये हो सकता है, डिजिट्स में ये हो सकता है, तो अगर ये एक साथ आ रहे हैं तो आप इसको एक सिंगल नंबर काउंट कर सकते हो। तो इसका मतलब इसको आप एक सिंगल लेटर काउंट कर सकते हो, एल और आई को। तो यानी कि एल और आई से तो एक ही आप एज्यूम कर सकते हो, बाकी PENC 4 ये हो गए, तो PENC 4 ये लेटर्स हो गए, और IL को मैंने क्या कहा, एल और आई को, क्योंकि ये दोनों एक साथ आएंगे तो इसको आप एक ही कंसिडर करोगे। तो दैट इज 5 लेटर। तो 5 लेटर को कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5। अब देखिए एल और आई तो भले ही एक साथ आ रहे हैं, लेकिन इनको आप आगे पीछे भी नहीं कर सकते क्योंकि ये कह रहा है आई इज ऑलवेज नेक्स्ट टू एल, पहले नहीं आएगा, हमेशा बाद में ही आएगा। तो दैट इज फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 ही आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, बार बार हम ये कर रहे हैं, दैट इज 120। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 120। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कभी भी 2 लेटर्स को अगर एक साथ बोला गया, हाँ अगर यहाँ पे केवल इतना आता, ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे केवल इतना आता है कि आई एंड एल आर ऑलवेज टुगेदर, तो आपको फैक्टोरियल 5
इंटू फैक्टोरियल 2 भी करना पड़ता है, फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि एल और आई भी आ सकता है, और एल और आई अगर ऐसा होता ऑलवेज टुगेदर बोलता, नेक्स्ट टू नहीं बोलता, तो आई और एल भी आ सकता है। तो अगर ये होता तो इन दो को आप फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि ये दो तरीके हो जाते। लेकिन हमने ये तरीका तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया क्वेश्चन में, क्योंकि कह रहा है कि आई जो है वो हमेशा एल के बाद आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन हाउ मेनी वेज 12 boys can be seated on 10 chairs in a row so that 2 particular boys always take seats। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो 12 बॉयज हैं उनमें से 2 बॉयज ऐसे हैं जिनको सीट्स मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि केवल 10 चेयर हैं, तो ऑब्वियसली 2 बॉयज को तो सीट मिल नहीं पाएंगी, केवल 10 लोग ही बैठ पाएंगे। तो ये कह रहा है कि 2 बॉयज को सीट मिलनी ही मिलनी है। तो जिन 2 बॉयज को पहले, 2 पर्टिकुलर बॉयज जो हैं जिनको पहले सीट मिलनी है, पहले उनको हम बिठा देते हैं, क्योंकि उनका तो फिक्स है कि इनको सीट मिलनी ही मिलनी है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शन है। तो इसका मतलब अगर मैं पहले बॉय को बिठाता हूं तो उसके लिए 10 ऑप्शन मेरे पास है, 10 में से किसी भी जगह पे बैठ सकता है, 10 चेयर्स में से किसी भी चेयर पे बैठ सकता है। जो दूसरा ऑप्शन है, जो दूसरा बॉय बैठेगा वो कितनी जगह पे बैठेगा, उसके पास 9 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि पहला बॉय तो बैठ चुका ऑलरेडी, तो वो 10 × 9 तरीके से ये 2 बॉयज पहले बैठ जाएंगे। अब बाकी की जो 8 चेयर्स हैं, बाकी की जो 8 चेयर्स बची, इनमें हम लोगों को इन 10 बॉयज में से, बाकी के बचे 10 बॉयज में से किन्हीं 8 बॉयज को बिठाना है। तो आपको पता है कि 10 में से 8 लोगों को मुझे अरेंज करना है। तो कितने तरीके से मैं कर सकता हूं, दैट इज 10p8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 10 × 9, ध्यान रखिए 10 × 9 × 10p8। तो 10 × 9 × 10p8, तो 10p8 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 10 × 9 होता है 90, तो दैट इज 90 × 10p8। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो जब आपको ऑलरेडी बोला गया है कि 2 पर्टिकुलर बॉयज को बिठाना ही बिठाना है, तो पहले आप उनकी सीट फिक्स कर दीजिए, उनको बिठाइए पहले कि आप उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, और बाकी के जो लोग बच गए उनमें से 8 लोग को अरेंज करना है 10 में से, तो उनको आप 10p8 तरीके से बिठा सकते हो, और फिर आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, in how many ways 10 positive and 5 negative signs can be arranged in a row so that no 2 negative signs occur together। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहा है हमारे पास 7 पॉजिटिव साइंस हैं और 5 नेगेटिव साइंस हैं। तो ध्यान रखिए ये हमको एक ही रो में रखने हैं, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस हैं, हमारे पास टोटल है 12 ऑप्शन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हमारे पास टोटल ऑप्शंस हैं। तो अब ध्यान आपको इस बात का रखना है कि हमारे पास क्योंकि 7 पॉजिटिव साइन है और 5 नेगेटिव साइंस हैं, और 2 नेगेटिव साइन एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान जरूर रखना है कि 2 नेगेटिव साइन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो इसका मतलब नेगेटिव साइंस के लिए जो ऑप्शंस हैं वो 1 छोड़ के 1 आएगा, या 2 छोड़ के भी आ सकता है, 3 छोड़ के भी आ सकता है, बट नेगेटिव साइंस एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो देखिए ये काफी अजीब सा क्वेश्चन है और आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व किया कैसे जाए। तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं कि अगर मेरे पास 5 नेगेटिव साइन है जिनको एक साथ नहीं आना है, तो इसका मतलब देखिए एक नेगेटिव होगा, फिर इसके बीच में कोई ना कोई गैप आएगा, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर जरूर आएगा, फिर एक नेगेटिव आएगा, फिर बीच में कोई नेगेटिव पॉजिटिव जरूर आएगा, 1 या 2 भी आ सकते हैं, फिर यहाँ पे फिर नेगेटिव आएगा, फिर बीच में कोई और आएगा, फिर यहाँ पे कोई नेगेटिव आएगा, बीच में 1 या 2 पॉजिटिव जरूर आएंगे। तो इसका मतलब 5 नेगेटिव्स के बीच में कम से कम आपको 4 पॉजिटिव नंबर्स तो चाहिए ही चाहिए, 4 पॉजिटिव साइंस तो चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब अगर मैं 5 नेगेटिव साइंस को अरेंज करने की कोशिश करूंगा, ध्यान रखिए अगर मैं 5 नेगेटिव साइन को अरेंज करने की कोशिश करूंगा तो उनके बीच में 4 जगह कम से कम मुझे पॉजिटिव के लिए छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि 5 के बीच में कम से कम 4 होंगी तभी वो 5 सेपरेट हो पाएंगे, तो कम से कम 4 जगह छोड़नी ही पड़ेंगी। तो इसका मतलब अगर मैं इनमें से इन 12 पोजिशंस में से इन 5 नेगेटिव साइंस को प्लेस करूंगा तो 4 जगह पे तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, केवल मैं बाकी की बची 8 जगह पे कर सकता हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो 8 जगह पे मैं अगर अरेंज करूंगा तो दैट इज कितने तरीके से अरेंज करूंगा, दैट इज 8C5। तो 8C5 क्यों आया, देखिए क्योंकि देखिए पांचों के पांचों साइन एक जैसे हैं, तो हमको क्या करना है, इन पांचों के लिए कोई जगह सेलेक्ट करनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा 8C5, क्योंकि इन 4 जगह पे तो मैं ऑलरेडी रख नहीं सकता हूं, तो केवल 8 जगह पे रख सकता हूं 12 में से, तो
12 में से मुझे 5 को रखना है 8 जगह पे, तो दैट इज 8c5। वैसे तो देखिए 8c4 होता डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 हो जाता, लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा, दैट इज फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 5 यानी कि फैक्टोरियल 3। तो आंसर देखिए आप चेक कर सकते हो, ये आपके लिए कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है। देन दिस इज इक्वल टू, ये हो जाता है देखिए फैक्टोरियल 8 को आप लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, द आंसर इज 56। अब आप सोचोगे कि मैंने केवल इन 5 को ही क्यों अरेंज किया, नेगेटिव साइन को क्यों अरेंज किया, बाकी के पॉजिटिव साइन तो अपने आप अपनी जगह पे आ जाएंगे। भाई 5 को मैंने अपनी जगह पे रख दिया, 5 को मैंने एक जगह पे रख दिया, अलग अलग जगह पे। 5 को जब मैंने एक सर्टेन तरीके से अरेंज कर दिया है, तो बाकी की जो 7 जगह बचेंगी, तो वहां पे तो ऑप्शंस ही नहीं है मेरे पास बाकी की। पॉजिटिव को मैं कितने तरीके से रख सकता हूँ, सारे पॉजिटिव एक जैसे हैं, तो पॉजिटिव को रखने का तो फिर एक ही तरीका बचता है, तो इंटू 1 से मल्टीप्लाई करके तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो इसलिए आपका आंसर केवल क्या आएगा 8c5 आएगा। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हो। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इज टू बी मेड, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज इट कैन बी डन। तो कितने तरीके से इसको किया जा सकता है, तो काफी सिंपल सा है। 7 में से मुझे 4 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीके से कर सकते हैं हम 7c4, और 5 गर्ल्स में से मुझे 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, तो दैट इज 5c2। तो आंसर क्या हो जाएगा 7c4 इंटू 5c2। अब आपको जो करना है केवल एक छोटा सा काम करना है, आपको 7c4 और 5c2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 7c4 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकता है, फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि 7 माइनस 4 दैट इज 3, इंटू ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2 यानी कि फैक्टोरियल 3। तो काफी सिंपल सी आपकी कैलकुलेशन है, जस्ट इसको कैलकुलेट कीजिए और आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 आप लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय आप लिख सकते हो 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, और फैक्टोरियल 3 को आप एज इट इज लिख लोगे, ताकि फैक्टोरियल 3 से यहाँ पे फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाए, फैक्टोरियल 4 से ये फैक्टोरियल 4, या ध्यान रखिए फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाए, और 6 से यहाँ पे 6 कैंसिल हो जाएगा। आप चाहो तो 2 से यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, तो 2 इंटू 2 4, तो 5 इंटू 2 दैट इज 10, और 7 इंटू 5 35, तो 35 इंटू 10 द आंसर इज 350। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 6 प्लेयर्स कैन बोल एंड एग्जैक्टली 5 बॉलर्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द टीम। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि केवल 6 प्लेयर्स बॉल कर सकते हैं, और उनमें से मुझे 5 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना ही करना है। तो 6 प्लेयर्स में से पहले हम 5 प्लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे, दैट इज 6c5। कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 6c5 तरीके से। और दूसरी चीज, बाकी के जो प्लेयर्स बच गए, बाकी अब कितने प्लेयर्स बच गए, 17 हमारे पास टोटल प्लेयर्स हैं। 17 में से इन 6 प्लेयर्स को बॉल करनी आती है, लेकिन हमको केवल 5 प्लेयर्स उनमें से चाहिए। बाकी बचे हमारे पास 11 प्लेयर्स, क्योंकि 17 में से 6 तो बॉलर्स हैं, और इन 6 बॉलर्स में से मैंने 5 बॉलर्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए। बाकी के जो 11 प्लेयर्स बचे उनमें से मुझे 6 प्लेयर्स सेलेक्ट करने होंगे, तो कितने तरीके से करूंगा मैं, वो करूंगा 11c6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज 11c6 इंटू 6c5। तो आप 6c5 इंटू 11c6 लिखो, या 11c6 इंटू 6c5 लिखो, बात एक ही है। और अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 11c6 यानी कि फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 11 माइनस 6 यानी कि फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 5 यानी कि फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे देखिए आप चाहो तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 को कर सकते हो कैंसिल, और आगे हमारे पास थोड़ा सा और कैंसिलेशन आपको करना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 11 को हम क्या लिखेंगे, दैट इज 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। बाकी इसके अलावा न्यूमरेटर में कुछ बचा नहीं है, और डिनोमिनेटर में देखिए फैक्टोरियल 5 बचा हुआ है, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं,
और बाकी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम किससे, फैक्टोरियल 5 को हम ओपन कर लेते हैं, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आपको ऑलरेडी पता है फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 आप कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ पे हमारे पास बचा देखिए 5 इंटू 2 होता है हमारे पास 10, तो 10 से आप 10 कैंसिल कर सकते हो। उसके अलावा जो 4 होता है 4 2 8, तो यहाँ पे हम 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, और 9 3 इंटू 3 9, तो अब हमारे पास जो वैल्यू बची दैट इज 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6, तो दैट इज इक्वल टू, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मैं सीधे वैल्यू लिख लेता हूँ इसकी, ये होता है 2772। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारे पास टोटल कितने तरीके हैं, हमारे पास टोटल तरीके हैं 2772। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन हाउ मेनी वेज 11 प्लेयर्स कैन बी चूजन फ्रॉम 16 प्लेयर्स सो दैट 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास टोटल 16 प्लेयर्स हैं और 16 में से मुझे 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं, लेकिन 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, मतलब इन 2 प्लेयर्स को तो सेलेक्ट करना ही नहीं है, ये हमेशा एक्सक्लूड ही होते हैं। तो इसका मतलब जब इन 2 प्लेयर्स को सेलेक्ट ही नहीं करना है तो इसको सिलेक्शन में रखना ही क्यों है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कितने में से सेलेक्ट करने पड़ेंगे, अब 14 में से सेलेक्ट करने पड़ेंगे 11 प्लेयर्स। तो वो कितने तरीके से कर सकता हूं मैं, दैट इज 14C11। तो 14C11 की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज फैक्टोरियल 14 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 14 माइनस 11, वो होता है फैक्टोरियल 3। तो इसका देखिए कितना सिंपल सा सॉल्यूशन था कि 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स उसने जब ऑलरेडी बोला है कि ऑलवेज एक्सक्लूडेड, तो इसको तो एक्सक्लूड ही करना है, उनको तो सेलेक्ट करना ही नहीं है, तो बाकी 14 में से ही हम 11 प्लेयर्स अब सेलेक्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11। तो इसको मैं फैक्टोरियल 11 लिख सकता हूँ, बाकी बचा है जो मेरे पास डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास है फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 आप कैंसिल कर सकते हो, और हमारे पास बचा फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 3 इंटू 2, आप इसको यहीं पे 3 इंटू 2 लिख सकते हो। तो 3 इंटू 2 होता है 6 से आप 12 को कैंसिल कर सकते हो। तो आंसर आ रहा है आपके पास 14 इंटू 13 इंटू 2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ इसकी, दैट इज इक्वल टू 364। तो 364 आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 2 एंड 3, ये हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 20,000 कैन बी मेड। तो 20,000 से बड़े नंबर हमको बनाने हैं, तो कितने नंबर्स आप बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए सबसे खास बात क्या है कि 20,000 से बड़े नंबर बनाने के लिए आपको पता है कि जो फर्स्ट डिजिट है, क्योंकि मेरे पास 1 2 3 4 5 केवल मेरे पास 5 ही डिजिट्स हैं, 5 से ज़्यादा डिजिट्स मेरे पास नहीं है। 5 डिजिट्स कौन सी है मेरे पास, 0 1 2 2 एंड 3। तो 2 2 बार है, तो 2 बार मैं 2 को यूज कर सकता हूँ, बाकी सबको मैं एक एक बार ही यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर 5 डिजिट्स मेरे पास हैं और मुझे नंबर जो चाहिए 20,000 से बड़ा चाहिए, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट डिजिट को 0 या 1 नहीं पुट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर हमारे पास फर्स्ट डिजिट 0 या 1 होती है तो नंबर ऑब्वियसली 20,000 से छोटा बनेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट डिजिट जो होनी चाहिए हमारे पास, या तो ये 2 होगा, या तो ये 2 होगा, या तो 3 होगा। इसका मतलब फर्स्ट डिजिट के लिए मेरे पास केवल 3 ही ऑप्शंस हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू जो सेकंड डिजिट होगी हमारे पास, सेकंड डिजिट्स के लिए, क्योंकि अब इन 3 डिजिट्स में से मैं एक डिजिट ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ और सेकंड डिजिट में कोई भी डिजिट पुट कर सकता हूँ, तो सेकंड डिजिट्स के लिए बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन को छोड़ के, तो 4 ऑप्शंस मेरे पास सेकंड डिजिट के लिए बन जाएंगे। फिर धीरे धीरे एक एक डिजिट कम होती जाएंगी, 3 ऑप्शंस मेरे पास थर्ड डिजिट के लिए होंगे इंटू 2 ऑप्शंस फोर्थ डिजिट के लिए, और लास्ट एक ऑप्शन होगा मेरे पास 5th डिजिट के लिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इन 3 ऑप्शंस में से मैं किसी डिजिट को पुट कर सकता हूँ फर्स्ट डिजिट पे, और उसके बाद, क्योंकि उसके बाद तो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, तो सेकंड प्लेस पे मैं 4 डिजिट्स में से कोई भी प्लेस कर सकता हूँ, जो बाकी की 4 डिजिट्स बची होंगी, क्योंकि एक डिजिट तो मैं यहाँ पे यूज कर चुका हूँ। फिर यहाँ पे 3 डिजिट्स, यहाँ पे 2 डिजिट्स, और यहाँ पे एक ही डिजिट मेरे पास ऑप्शन में रहेगी। लेकिन अभी भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय
फैक्टोरियल 2, अगर आपको ध्यान हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2 बार 2 आ रहा है, तो इसीलिए मुझे इसको फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 2 होती है, तो फैक्टोरियल 2 से आप 2 को कैंसिल कर सकते हो। तो आपको कितना मिल रहा है? दैट इज 3 इंटू 4, यानी कि 12 इंटू 3, यह आंसर आ रहा है आपका 36। तो आप टोटल कितने नंबर्स बना सकते हो? 36 नंबर बना सकते हो ग्रेटर देन 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, if the letters of the word pranav are arranged as in dictionary in all the possible ways, then what will be the 182nd word? तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 182nd वर्ड क्या होगा। अब देखिए, आपके पास लेटर्स हैं P R A N A V। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि 182nd वर्ड क्या होगा, तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखो, जब डिक्शनरी में हम पुट करते हैं तो आपको पता है पहला वर्ड किससे स्टार्ट होगा? ए से स्टार्ट होगा। तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने होंगे? तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर मेरे पास फर्स्ट लेटर जो है वो ए हो जाता है, तो बाकी को, क्योंकि ए को तो आप मुझे अरेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आप यहां पे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए। तो कितने वर्ड्स होंगे? तो आपको पता है ये हो जाएगा, देखिए यहां पे बाकी के लेटर्स आपके बचे P R N A V, 5 लेटर्स बच जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में एक ही तो ए होगा और इन 5 को ही आपको अरेंज करना होगा। तो कितने तरीके से कर सकते हो? दैट इज फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है हमारे पास 120। तो 120 लेटर्स जो होंगे, यानी कि 120 वर्ड्स जो होंगे वो लेटर ए से ही स्टार्ट होंगे। तो इसका मतलब ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हैं? 120। अब ए वाले वर्ड्स तो जब सारे खत्म हो जाएंगे, ए के बाद किसका नंबर आएगा? बी सी डी, आपको पता है वो तो कुछ है भी नहीं, उसके बाद सीधा नंबर आएगा एन का। तो एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, मतलब जिनका फर्स्ट लेटर एन हो, तो एन तो फिक्स हो गया, एन को अरेंज करना नहीं है क्योंकि एन तो सबसे पहले फिक्स है। इसका मतलब जो 5 लेटर्स हैं हमारे पास P R A A V, तो इन्हीं को अरेंज करना पड़ेगा। और इनको कितने तरीके से आप अरेंज करोगे? फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। अब आप सोचोगे यहाँ पे फैक्टोरियल 2 क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे ए 2 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 5 आपको ऑलरेडी पता है 120 होता है डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 60 ये हो गया। तो n से आने वाले जो वर्ड्स होंगे वो होंगे टोटल 60। अब देखिए यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, ए से हमारे पास फैक्टोरियल 5 इसलिए आया क्योंकि एक ए मैंने ऑलरेडी फिक्स किया था। जो बाकी के 5 लेटर्स मैं अरेंज कर रहा हूँ उनमें फिर एक ही ए बचेगा, ए उनमें 2 बार नहीं आएगा, तो इसीलिए आपके पास ये 120 होंगे। लेकिन अगर n से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो n से स्टार्ट करता हूं तो n फिक्स हो गया, बाकी आपके पास जो लेटर्स बचे P R A A V, उसमें 2 बार a आ रहा है, तो इसीलिए फैक्टोरियल 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब आपके पास टोटल हो गए कितने वर्ड्स? टोटल हो गया आपके पास 180 वर्ड्स। अब 180 के बाद क्या आता है? 181st वर्ड। तो n के तो सारे खत्म हो गए, आपके पास क्या क्या था? अगेन मैं आपको बता रहा हूं, देखिए क्या क्या था? P R A N A V। तो a से सारे वर्ड्स खत्म हो गए, n से भी खत्म हो गए। इसके बाद जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लगाएंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले अब P आएगा, क्योंकि 180 वर्ड्स हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं। P के बाद आपको ऑलरेडी पता है, P के बाद आना चाहिए A, फिर अगेन A, फिर A के बाद आना चाहिए N, फिर आना चाहिए R और फिर आना चाहिए V। तो ये हो जाएगा आपका 181st वर्ड, ये हो जाएगा आपका 181st वर्ड। और लास्ट में जो 182nd वर्ड होगा तो ये हो जाएगा P A, शुरू में तो आपको पता है सब सेम होना चाहिए, फिर N और R V की जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे V R। ऐसे में हम डिक्शनरी में अरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 182nd वर्ड। तो आपको यही पूछा जा रहा था कि 182nd वर्ड क्या होगा। सो दिस इज योर 182nd वर्ड। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कितना इजी ये क्वेश्चन था। कई बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। तो ये हो गया आपका 182nd वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट्स 10 आर चूजन फॉर अ पिकनिक। तो 10 बच्चों को पिकनिक के लिए चूज किया गया है। यहाँ पे देयर आर 2 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट ईदर बोथ विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। तो आपको बताना है इन हाउ मेनी वेज कैन अ पिकनिक बी ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखिए, 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि हम या तो पिकनिक जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पे 2 कंडीशंस रखेंगे। अगर वो बच्चे पिकनिक गए, इफ बोथ गो टू द पिकनिक, इफ बोथ गो
द पिकनिक, अगर दोनों के दोनों जाते हैं, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, या बोथ जॉइन द पिकनिक, अगर दोनों जाते हैं तो इसका मतलब देखिए यहां पे समझ लीजिए कि या तो जाएंगे तो दोनों जाएंगे, नहीं तो दोनों के दोनों नहीं जाएंगे। अगर दोनों पिकनिक जाते हैं तो इसका मतलब ये तो सेलेक्ट हो ही नहीं रहे हैं ना, तो इसका मतलब कितने स्टूडेंट्स में से आप सेलेक्ट करना पड़ेंगे, तो 2 तो जा ही रहे हैं, तो अब बचे हमारे पास 13 स्टूडेंट्स, और 13 में से हम 10 को नहीं सेलेक्ट करेंगे, कितनों को सेलेक्ट करेंगे, हम 8 को सेलेक्ट करेंगे। तो कितने तरीके से सेलेक्ट करेंगे, 13C8, तो क्योंकि 13 में से अब मुझे 8 लोगों को सेलेक्ट करना है, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी जा रहे हैं, ओके। लेकिन दूसरी कंडीशन भी है, और दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर वो नहीं जा रहे हैं, दोनों के दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब अगर इफ नो बोथ डू नॉट गो, अगर दोनों नहीं जाते हैं तब क्या कंडीशन होती है, तो इसका मतलब अब 13 में से, क्योंकि दोनों के दोनों तो मना कर दिया दोनों ने, तो दोनों जा ही नहीं रहे, तो 13 में से केवल कितने जाएंगे, अब 13C10, जो 10 के 10 बच्चे जाएंगे, इन्हीं 13 में से मुझे सेलेक्ट करने होंगे। और यहाँ पे मैंने बोला ये और वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई मत कर देना गलती से भी, तो ये हो जाएगा 13C8 प्लस 13C10। तो इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइए इसका कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 22, ये है यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंजमेंट, how many different words using all letters at a time can be made such that both A, both E, both R and both N occur together। तो ये कह रहा है कि सारे के सारे जो 2 बार आ रहे हैं, कौन कौन, A, दोनों के दोनों A, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 A आ रहे हैं, एक A हमारे पास ये है, एक A है, दोनों R ये हैं हमारे पास। देन उसके साथ बोला गया दोनों E भी एक साथ आएंगे, और साथ में बोला गया है दोनों N भी एक साथ आएंगे। तो चलिए समझते हैं इसको। हमारे पास देखिए वर्ड क्या है, अरेंजमेंट, ARRANGEMENT। तो सबसे पहले आपको काउंट करने हैं कि टोटल कितने हो रहे हैं, तो देखिए कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 मेरे पास टोटल लेटर्स हो रहे हैं। तो अब 11 में से हमारे पास 2 देखिए ये हो गए A, 1A 2A, तो इन दोनों को, आपको मैंने बोला जब हम टुगेदर की बात करते हैं तो दोनों ए को हम एक ही मान लेते हैं, तो एक तो हमारे पास इन ए को मान लेंगे, तो एक लेटर तो ए से हो जाएगा, बाकी ये 2 मेरे पास आर हो गए, तो आर्स को भी मैं क्या मान लूंगा, एक मान लूंगा। जब हम टुगेदर की बात करते हैं तो हम उन दोनों को क्या मानते हैं, एक ही मानते हैं। फिर हमारे पास रह गए दोनों ई, तो इन दोनों ई को भी मैं एक मान लूंगा, राइट। और फिर हमारे पास रह गए 2n, तो इन दोनों n को भी मैं एक मान लूंगा, तो एक मेरे पास n हो गया। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूं ये, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे एक एक हो गए। अब ये कह रहा है कि इन दोनों को, मतलब जो 2-2 हैं, पेयर्स हैं, इन पेयर्स को एक साथ आना है। इसका आप ध्यान रखेंगे, इन सारे पेयर्स को एक साथ आना है। तो अगर अब इन एक साथ इनको आना है तो मतलब ये दोनों एक साथ आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब एक साथ आएंगे, ध्यान रखिए। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक साथ आएंगे, दोनों आर एक साथ आएंगे, दोनों ई एक साथ आएंगे, भले ही कहीं पे भी हों, और दोनों एन एक साथ आएंगे। अब ये 8 लेटर तो हमारे पास हो गए 11 में से। अब हमारे पास बचा क्या क्या, देखिए हमारे पास बचा एक जी, एक एम और एक टी, यानी कि 3 लेटर्स और बचे। तो हम क्या मान लेंगे, इन चारों को, मतलब इन 8 के 8 लेटर्स को हम 4 मानेंगे। अब तो 4 प्लस ये 3 लेटर्स जो हमारे पास सिंगल थे, ये कितने हो गए, 7। तो कैसे करेंगे हम इसको, फैक्टोरियल 7। तो इसका ध्यान रखेंगे, इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, फैक्टोरियल 7 आपका आंसर हो जाएगा। और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होती है 5040। तो आपका आंसर हो जाएगा 5040। टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, या आप कह सकते हैं टोटल वर्ड्स हो जाएंगे। अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि हमारे पास जो ए था वो 2 बार आया था, राइट, आर 2 बार आया था, रिपीट भी तो हो रहे हैं वर्ड्स, तो रिपीट हो रहे हैं तो हम डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं फैक्टोरियल 2 से बार बार, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने उन दोनों लेटर्स को एक ही एज्यूम किया है, और इनको अगर आप आपस में भी एक्सचेंज करोगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई फर्स्ट ए आगे आया, सेकंड ए पीछे आया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी इन 2 लेटर्स को एक ही माना है, तो इसीलिए हम डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पॉलीगन हैज 35 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। तो अगर 35 डायगोनल्स हैं तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं
लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n। तो ये आप जरूर लिख लेना कि लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n। अब पॉलीगन में अगर n साइड्स हैं तो इसमें डायगोनल्स कितने होंगे, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लेते हैं ये कोई भी पॉलीगन है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कि कोई भी एक पॉलीगन है। अब ध्यान दीजिए, पॉलीगन को अगर मुझे पॉलीगन के लिए डायगोनल बनाने हैं तो डायगोनल देखिए, डायगोनल कैसे बनेंगे, जब एक वर्टेक्स को आप दूसरी वर्टेक्स से ज्वाइन करते हो, जैसे आपने इससे इसको ज्वाइन किया, इससे इसको किया, इससे इसको किया, राइट। तो इसका मतलब मुझे n वर्टेक्सेस होंगी, n वर्टिसेस मेरे पास होंगी, और n वर्टिसेस को आपको पता है दो ही वर्टिसेस, आप इन दो वर्टिसेस से एक डायगोनल बनेगा, इन दो वर्टिसेस से डायगोनल बनेगा। तो अगर मुझे n में से दो वर्टेक्स चूज करनी है तो कितने तरीके से मैं कर सकता हूं, nc2। तो nc2 आपके पास डायगोनल्स बनेंगे, लेकिन एक गलत है, nc2 डायगोनल्स नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दो वर्टेक्स को ज्वाइन करता हूं, मान लेते हैं एक वर्टेक्स मेरे पास ये एक ही है, तो इन दोनों को ज्वाइन करता हूं तो इससे डायगोनल नहीं बनेगा। तो ये साइड्स जो होंगी, मतलब ये साइड्स जो होंगी वो डायगोनल्स में काउंट नहीं होती हैं। तो nc2 में तो जितने भी आप दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हो, टोटल nc2 हो गए, लेकिन ये साइड्स जितनी है, साइड्स कितनी है इसमें, n है, तो n साइड्स वाला एक डायगोनल है। ओके, तो वो n इसमें से ये हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये n जो है, ये जो n साइड्स मैंने चूज की हैं, ये डायगोनल्स नहीं है। तो टोटल डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, nc2 माइनस n। इसका आपको ध्यान रखना है, टोटल डायगोनल्स जो होंगे दैट इज nc2 माइनस n। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आप लिख लेना कि इफ द साइड्स ऑफ पॉलीगन्स इज n, देन टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इज nc2 माइनस n। तो दैट इज इक्वल टू, उसने कहा है ये किसके इक्वल है, ये है 35 के इक्वल। और अब आपको जस्ट n की वैल्यू पता करनी है। तो nc2 की आपको ऑलरेडी वैल्यू पता है, दैट इज फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। नाउ इसमें से अगर आप माइनस करते हो n, तो दिस इज इक्वल टू 35। ये किसके इक्वल हो जाता है, 35 के इक्वल हो जाता है। और अब हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 को आप 2 लिख सकते हो इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। आप कैंसिल कर लीजिए n माइनस 2 को n माइनस 2 से, माइनस n इक्वल टू हमारे पास है 35। जस्ट अब सिंप्लीफिकेशन हमारे पास रह गया। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो n इंटू n माइनस 1 होता है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो इसको आप लिख सकते हो n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ पे माइनस एक n और है, तो यहाँ पे आप माइनस 2n लिख सकते हो, और डिनोमिनेटर में आप 2 लिख सकते हो इक्वल टू 35। और अगर मैं इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 70 हो जाएगा, और 70 को मैं फिर से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊंगा। तो मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं इसको, दैट इज n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 70, 75 नहीं, ये 70 हो जाएगा, 2 इंटू 35 दैट इज 70 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बन गई, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसको सॉल्व करना भी जरूरी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए इसको फैक्टराइज करोगे तो दैट इज n स्क्वायर माइनस 10n माई प्लस ये 3n हो जाएगा, तो माइनस 10n प्लस 3n दैट इज माइनस 3n, और आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी इक्वल टू 0। और अब जस्ट आपको n कॉमन लेना है, n माइनस 10, और यहाँ से कॉमन लेना है प्लस, यहाँ पे माइनस 10n प्लस 3n नहीं, यहाँ पे प्लस 7n होना चाहिए, क्योंकि माइनस 10 प्लस 7 ही 3 होता है। तो 7 कॉमन ले लेंगे आप, तो n माइनस 10 हो जाएगा आपके पास इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n माइनस 10 इंटू n प्लस 7 इक्वल टू 0। अब n की वैल्यू माइनस 7 आ रही है या फिर n की वैल्यू 10 आ रही है, तो आपको ऑलरेडी पता है n इक्वल टू 10 और n इक्वल टू माइनस 7। अब n इक्वल टू माइनस 7 तो हो नहीं सकता भाई, किसी भी पॉलीगन की साइड्स निगेटिव तो हो नहीं सकती हैं, तो क्या होगा आपका आंसर, दैट इज n इक्वल टू 10। तो टोटल साइड्स कितनी होंगी उसमें, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2 और मोर ऑफ द नंबर्स 2, 3, 6, 7 एंड 9। तो ये मेरे पास 5 डिफरेंट नंबर्स हैं और इनको मल्टीप्लाई करके पूछा जा रहा है कि कितने हमारे पास सकता हूं, या फिर 2 से ज्यादा नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल कितने प्रोडक्ट्स मेरे पास आ सकते हैं, तो ये मेरे पास टोटल 5 नंबर है। अब इन 5 में से 2 नंबर्स में कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं, दैट इज 5c2। तो 5c2 आपको पता है 5c2 की वैल्यू हो जाती है 10। तो 2 नंबर्स अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं 2 नंबर्स का, 3 नंबर्स को सेलेक्ट करता हूं, तो 3 नंबर्स को सेलेक्ट करने में
जो टोटल प्रोडक्ट आते हैं दैट इज 5C3, तो 5C3 की वैल्यू होती है 10। अगर मैं 4 नंबर्स को सेलेक्ट करता हूं तो 4 नंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए अगर मैं 5 में से 4 नंबर्स को सेलेक्ट करता हूं प्रोडक्ट करने के लिए तो वो होता है 5C4, तो ये वैल्यू होती है 5। और अगर मैं 5 के 5 को सेलेक्ट करता हूं, 2 या 2 से ज़्यादा बोला, 5 से ज़्यादा तो कर नहीं सकता, दैट इज 5C5, सबको कर लो, तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो टोटल प्रोडक्ट कितने मिलेंगे मुझे, तो टोटल प्रोडक्ट्स ध्यान रखिए, टोटल प्रोडक्ट्स जो मिलेंगे मुझे तो 2 नंबर का कितना हो रहा था, दैट इज 10 प्लस 10, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ रहे थे 5 नंबर्स, 5 प्रोडक्ट मुझे मिल रहे थे और 5 में से तो मुझे एक ही मिलेगा, तो दैट इज 26। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, ये आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं। आपको पूछा गया है कि आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे। ध्यान रखिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पूछा गया। अब यहाँ पे अगर टोटल मैं इतने करता हूं 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, ये डिफरेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, चलिए देखते हैं। डिफरेंट इसलिए नहीं होंगे, एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कर रहा था तो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट मैं कर सकता था 6 इंटू 7, राइट, या फिर 6 इंटू 9। तो 6 इंटू 7 की जो वैल्यू होती है वही 3 नंबर्स के प्रोडक्ट में 2 इंटू 3 इंटू 7 की भी होती है, क्योंकि 2 इंटू 3 भी 6 होता है। तो 3 नंबर्स का जब मैं प्रोडक्ट कर रहा था तो 2 इंटू 3 इंटू 7 जो है वो 6 इंटू 7 के बराबर हो जाएगा, या 2 इंटू 3 इंटू 9 वो भी 6 इंटू 9 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि ये जो 2 प्रोडक्ट थे जो मैं यहाँ पे काउंट किया है मैंने, वो यहाँ पे भी काउंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब -2 मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 प्रोडक्ट्स हैं 2 बार काउंट हो चुके हैं। उसी तरीके से आपको 4 नंबर्स में भी देखने को मिलेगा कि 4 नंबर्स में अगर आपने मान लेते हैं 4 नंबर्स में आपने प्रोडक्ट किया है 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9, तो वही 3 नंबर्स के प्रोडक्ट में 6 इंटू 7 इंटू 9 भी रहा होगा। तो इसका मतलब एक प्रोडक्ट और से रिपीट हो रहा है फिर से, तो इसमें से भी मुझे फिर से एक माइनस करना पड़ेगा, तो एक और कम करना पड़ेगा। इसका मतलब टोटल इसमें से मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, क्योंकि ये 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे -3 करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 26 - 3, यानी कि 23 आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होंगे वो 23 होंगे। टोटल तो 6 हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंट पूछा गया तो 23 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस out of a pack of 52 cards if at least 3 out of 4 cards are ace cards। तो 5 कार्ड्स मुझे निकालने हैं और इस तरीके से निकालने कि कम से कम उनमें 3 एस आए। तो कितने तरीके से मैं इन 5 कार्ड्स को निकाल सकता हूं, तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि मुझे 3 एस चाहिए और एस मेरे पास टोटल होते हैं 4। अब भाई मुझे कम से कम 3 एस चाहिए। कम से कम का मतलब है कि 3 भी मिले तो भी ठीक है, या फिर 3 से ज्यादा मिलने चाहिए, 3 से कम नहीं होने चाहिए। कम से कम 3 बोला गया है, तो मैं पहले 3 एसेस की बात करता हूं। ध्यान रखिए, मैं पहले 3 एसेस की बात करता हूं। तो जो 3 एसेस आएंगे वो ऑब्वियसली इन 4 में से आएंगे। अब किंग में से तो एस निकल नहीं सकता, इन्हीं 3 एसेस में से 4 एसेस में से 3 एसेस आएंगे। तो इन 4 एसेस में से अगर मुझे 3 एसेस निकालने तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं, दैट इज 4C3 इनटू, अब क्योंकि मुझे 5 कार्ड्स निकालने तो 3 तो एस हो गए उनमें से, बाकी के जो 2 कार्ड्स होंगे वो बाकी के बचे हुए 48 कार्ड्स में से होंगे, यानी कि 48C2। ओके, ये किसके लिए है, ये तब है अगर मुझे 3 एसेस चाहिए, लेकिन 3 से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। अगर मुझे 4 एसेस चाहिए तो 4 में से 4 के चारों एसेस होने चाहिए, दैट इज 4C4। और बाकी का 5वां जो कार्ड होगा वो बाकी के बचे 48 कार्ड्स में से होगा, तो एक कार्ड जो होगा 48 में से आएगा, कितने तरीके से, 48C1 तरीके से। तो ये 4 एसेस निकालने का हमारे पास तरीका हो गया। अब क्या करना है, अब या तो मेरे पास 3 एसेस आएंगे या तो 4 एसेस आएंगे, तो दोनों को क्या कर लेंगे, और वाली कंडीशन है ना, तो हम ऐड कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, दैट इज 4C3, ध्यान रखिए 4C3 प्लस 48C2, राइट, मल्टीप्लाई सॉरी इंटू 48C2 प्लस इन दोनों को ऐड करोगे 4C4 इंटू 48C1। इसका आप ध्यान रखेंगे तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत इजीली। 4C3 की वैल्यू जो होती है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, 4C3 की जो वैल्यू होती है 4। 48C2 की वैल्यू जो होती है, 48C2 की वैल्यू होती है 24। मैं कैलकुलेट करके दे रहा हूँ यहाँ पे, आप आराम से कैलकुलेट करते रहना। 28 इंटू 47 प्लस यहाँ पे 4 की वैल्यू होती है 1 इंटू 48C1 की वैल्यू होती है 48। तो
ये जो आपका आंसर आ रहा है बहुत इजीली अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पास अब यहाँ पे कैलकुलेशन रह गई। तो चाहो तो आप यहाँ पे 48 कॉमन ले लो, तो 48 दोनों में कॉमन आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 24 इंटू 2 48 होता है, तो 94 प्लस 1, तो आपका जो आंसर आ रहा है 48 इंटू 95, और 48 इंटू 95 की जो वैल्यू होती है दैट इज, आप आराम से कैलकुलेट कर लेना, दैट इज 4560। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट हमारे पास एक वर्ड है, सो दैट वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। तो शायद एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे पास वर्ड क्या है, ऑर्डिनेट, ORDINATE। तो सबसे पहले हम वॉवल ढूंढते हैं, इनमें वॉवल्स कौन कौन से हैं। हमारे पास वॉवल है O, देन हमारे पास वॉवल है I, A एंड E, और टोटल पोजिशंस कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेरे पास टोटल लेटर्स हैं। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ पोजीशन है, और यहाँ पे मेरे पास सेवंथ पोजीशन है। यहाँ पे मुझे चाहिए केवल और केवल वॉवल्स। तो इसका मतलब वॉवल्स अगर मुझे ऑड प्लेसेस पे चाहिए तो इन्हीं 4 पोजीशन पे मुझे वॉवल्स चाहिए, और बाकी के 4 प्लेसेस पे जो है वो क्या आ जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पे परम्यूटेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा। तो इसका मतलब पहले मैं इन 4 पोजीशन पे इन चारों वॉवल्स को अरेंज कर लेता हूं। तो चारों वॉवल्स को मैं अरेंज करूंगा इन 4 पोजीशंस पे। तो कितने तरीके से करूंगा, ध्यान रखिए, दैट इज फैक्टोरियल 4। ध्यान रखिए इसका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, क्योंकि यही 4 ऑप्शन है, एक ये, 2 3 और 4। तो 4 जगह पे 4 तरीके से ही मैं अरेंज कर सकता हूं। और कितने तरीके से करूंगा, फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। और बाकी की जो 4 जगह बच गई, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ, यहाँ पे इनको मैं कितनी जगह पे अरेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ अगेन फैक्टोरियल 4 तरीके से। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24 इंटू 24। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, दैट इज 576। तो टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं यहाँ पे, 576। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6। तो ये 7 डिजिट्स हैं हमारे पास। हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड, नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड। तो किसी को भी रिपीट नहीं करना, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं आपको, वो भी इवन नंबर। तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये हमारे पास डिजिट्स हैं और इवन नंबर बनाने हैं। तो लास्ट डिजिट मेरे पास या तो 0 होनी चाहिए, या तो 2 होनी चाहिए, या तो 4 होनी चाहिए, या तो 6 होनी चाहिए। अब 8 हो नहीं सकती यहाँ पे। तो यही हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ओके, बाकी के 4 डिजिट्स में से ये 4 डिजिट्स, तो लास्ट डिजिट्स तो यही होनी चाहिए। अब पहले की 3 डिजिट्स क्या होंगी वो मुझे नहीं पता, यहाँ पे भी पहले की 3 डिजिट्स क्या होंगी वो मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब चौथी डिजिट तो फिक्स है, या तो 0 होगी, या तो 2 होगी, या तो 4 होगी, या तो 6 होगी। पहले की 3 डिजिट्स को हम देखते हैं कि हमको अब केवल पहले की 3 डिजिट अरेंज करनी है। तो हम हर कंडीशन के लिए देखते हैं, अगर लास्ट डिजिट 0 होती है तो पहले की 3 डिजिट्स कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो बाकी के ऑप्शंस कितने हैं मेरे पास, क्योंकि लास्ट डिजिट तो एक तो ऑलरेडी यूज हो चुकी है, 7 में से एक डिजिट ऑलरेडी यूज हो चुकी है, तो मेरे पास बचे 6 ऑप्शन। तो पहली पोजीशन पे मैं 6 डिजिट्स में से कोई भी यूज कर सकता हूँ। दूसरी पोजीशन पे मैं 5 डिजिट्स में से यूज करूंगा, क्योंकि एक डिजिट ऑलरेडी यूज हो चुकी है और एक और यूज हो जाएगी दूसरी पोजीशन पे। तो तीसरी पे मेरे पे बचेंगे ऑप्शन 4। उसी तरीके से दूसरी कंडीशंस देखते हैं, जहां पे मेरे पास लास्ट डिजिट 2 है। तो अगर मेरे पास लास्ट डिजिट 2 आ जाती है तो याद रखिए अब मेरे पास 0 का भी ऑप्शन है, लेकिन यहां पर मैं 0 पुट नहीं कर सकता। इसके मतलब यह हुआ कि मेरे पास यहाँ पे केवल 5 ही ऑप्शन हैं, लेकिन यहां पे तो पुट कर सकता हूं। तो यहां पे देखिए 6 में से मेरे पास 5 ऑप्शन ही रह जाते हैं, लेकिन यहां पे क्योंकि 2 नहीं था, यहां पे मैं 0 यूज कर सकता हूं। तो एक ऑप्शन कम हुआ तो एक बढ़ भी गया, तो फिर से मेरे पास ऑप्शन हो गए 5, और थर्ड के लिए अगेन मेरे पास ऑप्शन हो जाएंगे 4। वैसे ही यहां पे भी होगा, दैट इज 5 5 एंड 4, और वैसे ही 6 के लिए भी होगा, दैट इज 5 5 एंड 4। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 4। तो प्लस क्यों होगा, क्योंकि और वाली कंडीशन है, क्योंकि लास्ट में 0 होगा और 2 और 6 और 4 इनमें से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों 3 बार आ रहे हैं, तो 3 बार ऐड करने से अच्छा है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो टोटल ऑप्शन कितने हो जाएंगे आपके पास, टोटल नंबर्स कितने मिलेंगे, दैट इज
6 इंटू 5 इंटू 4 प्लस हमारे पास आ रहा है 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4। तो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 दैट इज 120 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 तो दैट इज 300। तो 300 प्लस 120 ये हो रहा है हमारे पास 420। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 420। टोटल नंबर्स जो मिलेंगे हमको वो मिलेंगे 4 डिजिट्स के 420। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है देयर आर 15 पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच ओनली 6 आर इन अ स्ट्रेट लाइन, देन हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन बी मेड। तो डिफरेंट लाइंस आपको बनानी है एंड हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी मेड। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि डिफरेंट लाइंस कितनी बन सकते हैं, ट्रायंगल्स कितने बन सकते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि लाइन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। बाय यूजिंग दो पॉइंट्स आपको चाहिए होंगे लाइंस बनाने के लिए। और आपको बोला गया जो 6 पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिए ये 6 पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब सेम ही लाइन पर हैं। और बाकी के जो पॉइंट्स हैं 15 पॉइंट्स में जो बाकी के जो 9 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं है। तो पहले मैं पता करता हूं कि कितने लाइंस बन सकते हैं। 2 पॉइंट्स हमको पास करनी है एक लाइन के लिए। ओके, तो चलिए लाइन देखते हैं कितने बन सकते हैं। तो या तो जो 6 पॉइंट से जो लाइन जाएगी वो तो एक ही लाइन आएगी, तो एक लाइन तो ये हो गई। दूसरा, ये जो 9 पॉइंट्स हैं, इन 9 पॉइंट्स से में से, क्योंकि केवल मुझे 2 पॉइंट चाहिए, तो 9 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं मैं, दैट इज 9C2। लेकिन प्लस बाकी की जो लाइन बनेंगी हो सकता है कि ये 9 पॉइंट्स जो है नॉन कोलिनियर और ये जो 6 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट, तो 9 पॉइंट्स में से अगर मैं एक पॉइंट सेलेक्ट करूंगा तो कितने तरीके होंगे मेरे पास 9, और 6 पॉइंट्स में से मैं कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करूंगा दैट इज 6। तो कितना हो जाएगा दैट इज 1 प्लस 9C2 की जो वैल्यू होती है दैट इज 36 प्लस 9 इंटू 6 दैट इज 54। तो टोटल मेरे पास क्या आ रहे हैं ऑप्शंस 91। तो 91 मेरे पास बन सकते हैं लाइंस। फिर से समझा देता हूं, लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए 2 पॉइंट्स। अब ये जो 6 पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर हैं वो तो एक ही लाइन पे आएंगे, तो सारे के सारे पॉइंट्स से मैं केवल एक लाइन बना सकता हूं। अब नॉन कोलिनियर की बात करूंगा तो इन नॉन कोलिनियर में से मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट करूंगा तो एक लाइन बन जाएगी। कितने तरीके से कर सकता हूं 9C2 से। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन और भी है कि या तो इन कोलिनियर पॉइंट्स में से एक पॉइंट लिया या फिर इन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से एक पॉइंट लिया। तो कितने तरीके से, अगर मैं कोलिनियर पॉइंट्स में से एक पॉइंट लेता हूं तो 6 तरीके से ले सकता हूं, ये है 6, और नॉन कोलिनियर में से 9 तरीके से ले सकता हूं, तो ये है 9। तो 9 इंटू 6 दैट इज 54। तो टोटल को ऐड करेंगे हम तो 1 प्लस 36 प्लस 54 ये हो जा रहा है 91। अब हम सेम चीज ट्रायंगल के लिए भी करते हैं। तो ट्रायंगल के लिए भी कंडीशन आपके पास वही रहेगी कि हमारे पास 6 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिए 6 हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं एंड 9 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए और तीनों पॉइंट सेम लाइन पे नहीं आने चाहिए। हाँ, इन 3 में से मैं 2 पॉइंट्स जरूर ले सकता हूं। तो यहां पे देखिए डिफरेंट कंडीशंस रखते हैं। या तो आप 6 में से 2 पॉइंट्स ले सकते हो, ये जो कोलिनियर पॉइंट्स है, तो कितने तरीके से ले सकते हो दैट इज 6C2 इंटू, और बाकी का तीसरा पॉइंट, क्योंकि ट्रायंगल के लिए भाई 3 पॉइंट्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए। 2 पॉइंट्स भले कोलिनियर हो सकते हैं लेकिन तीनों नहीं हो सकते हैं, इंटू बाकी क्या आ जाएगा, एक पॉइंट जो है मुझे 9 में से लेना पड़ेगा, तो इंटू हो जाएगा आपके पास 9C1। उसी तरीके से मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं कि जो इन 6 पॉइंट्स में से जो कोलिनियर हैं, इन 6 पॉइंट्स में से मैं केवल एक ही लूं दैट इज 6C1, क्योंकि तीनों के तीनों तो नहीं ले सकता हूं मैं, तीनों के तीनों अगर सेम लाइन पे है तो सेम लाइन के जो पॉइंट्स हैं उनसे ट्रायंगल तो बन नहीं सकता। इंटू कितना हो जाएगा, बाकी के जो 2 पॉइंट है इन 9 से ले सकता हूं, तो इंटू 9C2। लेकिन एक और तरीका मेरे पास है, वो क्या है कि जो तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं, तीनों के तीनों पॉइंट्स मैं ले लेता हूं इन 9 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। तो कितने तरीके से ले सकता हूं दैट इज 9C3। अब जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो 6C2 की वैल्यू होती है 15 इंटू 9, 9C1 की वैल्यू 9 होती है, प्लस 6C1 की वैल्यू होती है 6 इंटू 9C2 की जो वैल्यू होती है दैट इज 36, प्लस आपके पास थर्ड आता है 9C3। तो 9C3 की जो वैल्यू होती है दैट इज 84। आप जस्ट इसकी कैलकुलेशन अब करोगे तो मैं यहां पे लिख लेता हूं दैट इज 15 इंटू 9 आपको ऑलरेडी पता है, ये होता है 135। देन हमारे पास आता है 6 इंटू 36, ये होता है हमारे पास 216, प्लस हमारे पास आ रहा है 84। तो 216 प्लस 84 ये होता है 300 प्लस 135। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है
दैट इज 435 आप ट्रायंगल्स इससे बना सकते हो इनके पॉइंट्स को यूज करके। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ट्रायंगल बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको जस्ट 3 पॉइंट्स के बारे में सोचना है कि भाई ट्रायंगल बनाना है तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए। हाँ, 2 पॉइंट सेम लाइन पे, 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं, तो 2 पॉइंट्स हमेशा सेम लाइन पे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हो ही हो, बट तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हो सकते हैं, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ देयर आर 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स इन अ क्लास, देन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड इन अ रो सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर। तो दोनों की दोनों लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, पहली कंडीशन में ये कह रहा है। तो देखिए 7 मेरे पास बॉयज हैं और 5 हमारे पास गर्ल्स हैं, ओके, और क्या कहा जा रहा है कि ये एक रो में बैठ रही हैं, ओके। तो चलो फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं कि नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, दोनों गर्ल्स एक साथ नहीं बैठती हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस जो मेरे पास हैं, टोटल 12 सीट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 सीट्स हमारे पास होंगी। अब ध्यान रखिए यहाँ पे इन 12 सीट्स पे जब आप अरेंजमेंट करोगे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इनको आप कैसे कर सकते हो। पहले हम गर्ल्स की सीटिंग करेंगे, तो मैंने बोला था कि भाई 5 गर्ल्स हैं तो 5 गर्ल्स के बीच में कम से कम 4 बॉयज होने ही होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब ये एक गर्ल है, अब इस गर्ल के बीच में गैप होना ही होना चाहिए, यहाँ पे कोई और बैठना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरी गर्ल होगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो इन 5 के 5 गर्ल्स के बीच में ये बॉयज होने ही होने चाहिए। इसका मतलब जब मैं 5 गर्ल्स को बिठाऊंगा उनके बीच में जो ये 4 सीटें होंगे, 4 सीट्स तो खाली होंगी, इन 4 सीट्स पे तो मैं किसी भी हालत में बिठा नहीं सकता, तो इन 12 में से 4 सीट्स पे तो मैं गर्ल्स को बिठा ही नहीं सकता, तो कितनी सीट्स पे बिठा सकता हूं मैं, केवल इन 12 में से मैं केवल 8 सीट्स पे गर्ल्स को बिठा सकता हूं। ध्यान रखिए, भले ही गर्ल्स मेरे पास 5 हैं लेकिन उनके लिए सीट्स जो अवेलेबल हैं वो केवल 8 हैं, तो कितने तरीके से कर सकते हैं हम, गर्ल्स को हम 8, ध्यान रखिए यहाँ पे परम्यूटेशन लगेगा, तो ये हो जाएगा 8p5, क्योंकि 5 हमारे पास गर्ल्स हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, 8p5। अब गर्ल्स को तो मैंने बिठा दिया, अब बॉयज को भी तो बिठाना है, तो बॉयज को मैं कितने तरीके से बिठा सकता हूं, अब गर्ल्स को तो बिठा दिया, बॉयज को तो हम कैसे भी बिठा सकते हैं, तो बाकी की 7 सीट बच जाएगी, 5 सीट्स पे तो हम गर्ल्स को ऑलरेडी बिठा सकते हैं और 7 सीट्स पे हमको बॉयज को बिठाना है, तो कितने तरीके से बिठा सकते हैं, दैट इज फैक्टोरियल 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका आप आंसर बता सकते हो मुझे, 8p5 इंटू फैक्टोरियल 7 कितना ये आएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है आपको, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया आपको। ऑल गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, सारी की सारी लड़कियां एक साथ नहीं बैठती हैं, मतलब 2 लड़कियां बैठ सकती हैं एक साथ, 3 बैठ सकती हैं, 4 बैठ सकती हैं, लेकिन 5 की 5 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठ सकती हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं टोटल नंबर ऑफ वेज निकालता हूं। ध्यान रखिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, ध्यान रखिए टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे आपके पास फैक्टोरियल 12, राइट, मतलब जिससे हम अरेंज कर सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट टोटल कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 12। अब लेकिन ये बोला जा रहा है कि 5 लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, 5 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, तो हम वो अरेंजमेंट निकाल लेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, और टोटल वेज में से उसको माइनस कर लेते हैं। तो टोटल वेज है हमारे पास फैक्टोरियल 12 माइनस नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। तो जब सारी गर्ल्स एक साथ बैठती हैं तो आपको पता है 5 गर्ल्स को मैं 1 मान लेता हूं और बाकी 7 बॉयज, तो 7 बॉयज प्लस 5 गर्ल्स को मैंने 1 ही माना है, तो 8 हो जाएंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8। लेकिन इन 5 गर्ल्स को भी तो हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5, चाहे 5 एक साथ बैठे लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ पोजीशन तो एक्सचेंज कर सकते हैं ना, तो कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5, तो कितना हो जाएगा, जिसमें गर्ल्स एक साथ बैठेंगी फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 5। तो इसीलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर यही होगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास थे फैक्टोरियल 12 और जिसमें सब गर्ल्स एक साथ बैठती हैं वो है फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 5। तो टोटल में से जिसमें सब एक साथ बैठती हैं उसको माइनस कर दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 12 माइनस फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 5। तो आप मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट्स में कि क्या इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एजुकेशन, हाउ मेनी वर्ड्स यूजिंग 6 लेटर्स कैन बी मेड सो दैट एवरी वर्ड कंटेन एटलीस्ट 4 वॉवल्स। हर वर्ड में कम से कम 4 हमारे पास वॉवल्स होने चाहिए, और क्या कहा जा रहा है, 6 लेटर्स को ही आपको यूज करना है। तो देखिए वर्ड क्या है आपके पास, EDUCAT
TION। अब इनका मीनिंग हो या ना हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए लेटर्स हमारे पास क्या है, E, U, A, I और O। तो कम से कम मुझे 5 में से कम मुझे 4 क्या चाहिए, 4 मुझे वॉवल्स चाहिए। तो कितने तरीके से मैं 5 में से 4 वॉवल्स सेलेक्ट कर लेता हूं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पहले सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद जो भी मेरे पास सिलेक्शंस होंगे उनको आपस में अरेंज करेंगे। तो ध्यान रखिए मेरे पास 5 में से मुझे 4 को सेलेक्ट करना है। तो कितने तरीके से कर सकता हूं, 5C4 इंटू बाकी हमारे पास क्या बच गए, D, C, T और N। तो हमारे पास केवल 4 लेटर्स और बच गए। तो 4 लेटर्स में से मुझे 2 सेलेक्ट करने। तो कितने तरीके से कर सकता हूं, चार वॉवल्स हो गए, कॉन्सोनेंट्स केवल 2 ही आ सकते हैं और 4 में से 2 कॉन्सोनेंट्स कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 4C2। और जब एक बार इनको हमने सेलेक्ट कर लिया, अब इनको अरेंज करते हैं। तो 6 लेटर्स हैं, तो 6 लेटर्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 तरीके से। तो इनटू हो जाएगा ये फैक्टोरियल 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5C4 इंटू 4C2 इंटू फैक्टोरियल 6। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 5C की जो 4 की जो वैल्यू होती है, 5C4 इक्वल टू होता है 5 इंटू 4C2 की जो वैल्यू होती है दैट इज 6 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 आपको ऑलरेडी पता है, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। ये केवल किसके लिए है, 4 वॉवल्स के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा है कि एटलीस्ट 4 वॉवल्स। तो 4 एटलीस्ट 4 मतलब 4 या 4 से ज्यादा। तो 5 वॉवल्स अगर आप लेते हो तो कितने तरीके से लोगे, या तो आप 4 वॉवल्स लोगे या तो 5 लोगे। तो दैट इज 5C5 इंटू बाकी का एक क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो कितने तरीके से लिख सकते हो, 4C1। और जब ये अरेंज करोगे इनको तो कितने तरीके से करोगे, फैक्टोरियल 6। तो इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो आपको भी पता है 5C5 की जो वैल्यू होती है, 5C5 की वैल्यू होती है 1 इंटू 4C1 की जो वैल्यू होती है दैट इज 4 इंटू फैक्टोरियल 6 की जो वैल्यू होती है दैट इज 720। तो इसका भी आप ध्यान रखोगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, दैट इज मैं केवल लिख रहा हूं 5 इंटू 6 इंटू 720। आप प्रॉपरली इसको लिखिए, प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 यानी कि 4 इंटू 720। तो आप चाहो तो 720 को आप कॉमन ले लीजिए या जस्ट मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 दैट इज 30 प्लस 4 तो 34। 720 इंटू 34। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास 24480। सो दिस विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो टोटल इतने आप वर्ड्स बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, इन हाउ मेनी ऑफ दीज 3 आर रेड एंड 1 इज ब्लैक। तो ये कह रहा है कि कितने तरीके से हम 4 कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 52। तो आपको ऑलरेडी पता है जो आपका ऑप्शन है दैट इज 52C4। कितने तरीके से कर सकते हैं, 52C4 तरीके से कर सकते हैं। तो इसका आंसर तो मिल गया मुझे। अब इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस देखते हैं हम। ए है कि इनमें से कितने 3 रेड एंड 1 ब्लैक आएगा। तो ध्यान रखिए 3 रेड एंड 1 ब्लैक अगर मुझे चाहिए तो आपको ऑलरेडी पता है कि ब्लैक कार्ड जो होते हैं, ब्लैक होते हैं 26, राइट। 26 मेरे पास ब्लैक कार्ड होते हैं और रेड कार्ड जो हमारे पास होते हैं, रेड कार्ड भी होते हैं हमारे पास 26। ओके, तो जो ब्लैक कार्ड आएगा वो इसी 26 में से आएगा और रेड कार्ड जो आएंगे इन्हीं 26 में से आएंगे। तो 26 में से मुझे 3 रेड चाहिए। तो कितने तरीके से आ सकते हैं, दैट इज 26C3 इंटू ब्लैक जो चाहिए एक ब्लैक और इसमें से आएगा दैट इज 26C1। तो आपका आंसर हो जाएगा ए का 26C3 इंटू 26C1। आंसर मुझे आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑल 4 कार्ड्स आर फ्रॉम डिफरेंट सूट्स। तो सारे के सारे चारों के चारों जो कार्ड्स होने चाहिए वो डिफरेंट सूट्स के होने चाहिए। आपको पता है 4 डिफरेंट सूट्स होते हैं आपके पास, डायमंड, स्पेड, क्लब एंड हर्ट। तो इन चारों के कार्ड्स होने चाहिए। तो चारों के 13 कार्ड्स होते हैं। तो 13 में से एक एक कार्ड आपको चारों सेलेक्ट करने हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ध्यान रखिए जो ऑप्शन बी है दैट इज 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। ध्यान रखिए 4 बार आ जाएगा। तो 13C1 की जो वैल्यू होती है दैट इज 13। तो ये हो जाएगा आपका 13⁻⁴। तो बी का भी आपको आंसर मिल गया 13⁻⁴। तो ये सिंपल सा था। थर्ड है आपके पास एटलीस्ट 3 फेस कार्ड्स। कम से कम मुझे 3 फेस कार्ड्स चाहिए ही चाहिए।
तो अगर मुझे कम से कम 3 फेस कार्ड्स चाहिए तो कम से कम 3 फेस कार्ड्स कितने तरीके से मिल सकते हैं? तो देखिए फेस कार्ड्स होते हैं हमारे पास 12, राइट, 4 जैक, 4 क्वीन एंड 4 किंग्स। तो 12 में से मुझे एटलीस्ट क्या यानी कि कम से कम 3 फेस कार्ड्स चाहिए। तो 3 फेस कार्ड्स कितने तरीके से मिल सकते हैं? 12C3 इंटू बाकी के कार्ड्स कितने बचे? 40। उन 40 कार्ड्स में से एक होगा तो दैट इज इंटू 40C1। लेकिन एटलीस्ट बोला है यानी कि इसमें कुछ प्लस भी होएगा। इसमें प्लस क्या होगा? या फिर तीनों कार्ड्स होंगे तो 40C1 हो जाएगा, या फिर चारों कार्ड्स भी तो हो सकते हैं। तो अगर 3 कार्ड्स हैं तो 3 कार्ड्स तो ये हो गए 3 कार्ड्स आने के तरीके, जो 3 फेस कार्ड्स अगर मुझे चाहिए। और अगर चारों में मुझे चाहिए, क्योंकि कम से कम 3 बोला, 3 से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, तो चारों अगर मुझे चाहिए तो प्लस क्या हो जाएगा? 12C4, क्योंकि चारों क्या होने चाहिए? फेस कार्ड्स होने चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 12C4 प्लस 12C3 इंटू 40C1, जो कि यहाँ पे लिखा है। आपको जस्ट इसकी कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है लास्ट। ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। चारों के चारों कार्ड्स जो हैं वो सेम कलर के होने चाहिए, यानी कि या तो चारों के चारों क्या होने चाहिए? ब्लैक होने चाहिए, या तो चारों के चारों रेड होने चाहिए। तो चारों ब्लैक होने के कितने तरीके हैं मेरे पास? आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 26C4, राइट। डी का आंसर ये हो जाएगा। और चारों अगर ब्लैक होंगे तो उसका भी क्या तरीका हमारे पास? दैट इज 26C4। तो 26C4 प्लस 26C4 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करते रहिए और आंसर मुझे कमेंट्स में बताइए। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड इन इफेक्टिव। तो 3 लेटर वर्ड्स आपको बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो लेटर्स हैं, देखिए इन इफेक्टिव में हमारे पास है I, देन N, देन E, F, E, C, T, I, V, E। ओके, तो अगर ये लेटर्स मेरे पास हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लेटर E है, राइट, 1 2 3, लेटर E जो है ये मेरे पास 3 बार आ रहा है। उसी तरीके से कुछ और लेटर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि लेटर F जो है, लेटर F भी हमारे पास 2 बार आ रहा है। लेटर I जो है ये भी हमारे पास 2 बार आ रहा है। जो बाकी के लेटर्स हैं हमारे पास कौन कौन? जैसे N हो गया, राइट, C हो गया, T हो गया एंड V हो गया, ये केवल एक एक बार ही आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखें किस तरीके से करेंगे। तो बाकी के देखें मैंने कौन कौन से लेटर्स बोला। बाकी के लेटर्स बच गए हमारे पास N जो कि केवल एक बार आ रहा है, और कौन बचा? उसके अलावा बचा C, वो भी केवल एक बार आ रहा है, T हमारे पास एक बार आ रहा है, और V भी हमारे पास एक बार आ रहा है। अब हमको बनाना है 3 लेटर्स का एक वर्ड। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जस्ट स्टेप वाइज चलते रहिए, जरा समझते रहिए कि इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता रहेगा, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, देखें इसमें आगे कि आपको 3 केसेस बनाने पड़ेंगे। 3 केसेस क्यों बनाने पड़ेंगे? देखिए हो सकता है अगर मैं 3 लेटर्स यूज करता हूं इनमें से, तो कोई लेटर तो 2 बार है तो 2 बार उनको यूज कर सकता हूं मैं। कोई लेटर 3 बार है तो उसको 3 बार यूज कर सकता हूं। तो मुझे यहाँ पे 3 केसेस बनाने पड़ेंगे अगर मेरे पास 3 लेटर्स का कोई वर्ड है। पहला केस, जबकि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता है। दूसरा केस, जबकि कोई एक लेटर रिपीट होता है। और तीसरा केस, जब कोई लेटर 3 बार आता है। तो अगर हर लेटर एक बार आता है, या फिर कोई लेटर 2 बार आता है। अब 2 लेटर तो 2 बार नहीं आ सकते हैं, अदरवाइज वो 4 लेटर का वर्ड आ जाएगा। और तीसरा केस मैंने क्या बोला, जब एक लेटर 3 बार आ जाता है। तो एक ही लेटर 3 बार आ जाएगा तो ये तो एक ही कंडीशन बन सकती है, कौन सी? ई वाली, क्योंकि ई ही मेरे पास 3 बार आ सकता है। तो एक वर्ड तो इससे बनेगा, दैट इज ई। ऑब्वियसली इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो एक तो ये होगी, जब एक लेटर 3 बार आता है तो सिंगल लेटर्स कम्स थ्राइस। ओके, तो ये कितने वर्ड बनेंगे यहां से? केवल एक ही बनेगा। दूसरा केस मैंने क्या बोला? दूसरा केस मैंने आपको बताया कि व्हेन, जब कोई भी लेटर क्या होता है, 2 बार रिपीट होता है, मीन्स 2 बार आता है। तो जब भी कोई लेटर, ध्यान रखिए, व्हेन अ लेटर कम्स ट्वाइस, अगर एक लेटर ट्वाइस आता है, 2 बार आता है, तो इस केस में आप क्या करोगे? तो देखिए ट्वाइस कौन कौन आ सकता है, या तो ई आ सकता है, या तो एफ आ सकता है, या तो आई आ सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर दोबारा आप लेटर को यूज कर सकते हो तो इन्हीं 3 में से किसी को यूज कर सकते हो। तो ये 3 लेटर्स में से एक ऑप्शन होगा आपके पास। तो 3 ऑप्शन से हो गए, इनटू बाकी के जो एक लेटर होगा। अब एक लेटर,
क्योंकि अब 3 में से एक ही को तो आप 2 बार यूज करोगे, बाकी के 6 लेटर्स में से आप किसी को भी एक बार यूज कर सकते हो। तो कितने लेटर्स? 3 into 6, लेकिन ये मैंने अभी सेलेक्ट किए। 3 into 6 मेरे पास नंबर ऑफ वेज हैं। तो कितने तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है? फैक्टोरियल 3 तरीके से, अपॉन फैक्टोरियल 2 भी आएगा। क्यों फैक्टोरियल 2 आएगा? क्योंकि एक लेटर रिपीट हो रहा है। अब कौन रिपीट हो रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 54। तो 54 वर्ड्स हमारे पास तब बन सकते हैं जब कोई 2 बार आ रहा है, और अगर एक ही बार सब आ रहे हैं तो टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 7 डिफरेंट लेटर्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 7 डिफरेंट लेटर्स हैं, और इन 7 डिफरेंट लेटर्स में से हमको सबको एक बार यूज करना है। तो टोटल 7 हैं और 3 लेटर का वर्ड बनाना है। तो कितने तरीके से बनेगा? 7p3। तो दैट इज 7 into 6 into 5, तो ये हो रहा है हमारे पास 210। तो 210 तब बनेंगे जब कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। 54 तब बनेंगे जब एक लेटर 2 बार आएगा, और अगर एक ही लेटर 3 बार आता है तो तब एक बन जाएगा। तो टोटल कितने बन रहे हैं हमारे पास? 210 प्लस 54 प्लस 1। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा दैट इज, ध्यान दीजिए इसका, 210 प्लस 54 प्लस हमारे पास है 1, दैट इज इक्वल टू 265। सो दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।